गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश जरदुबे आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने उद्देश्य में सफल हों एवं यह नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। और आज हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत प्रवाल भित्ति और प्रवाल कीट की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। और प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहाँ डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन, जिसके अंतर्गत हमको समझना है प्रवाल कीट एवं प्रवाल भित्ति। वैसे इस टॉपिक की चर्चा हम लोग दो सेक्शन में करेंगे। इसका आज का जो सेक्शन है यह इन्वायरमेंट इकोलॉजी के संदर्भ में है, लेकिन इसका और एक संदर्भ है जिसकी चर्चा हम लोग ओशनोग्राफी के अंतर्गत करेंगे। खैर आज हम अपना इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रवाल कीट एवं प्रवाल भित्ति का, तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमको समझनी है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है। और संदर्भ ये है कि जो प्रवाल कीट है, हम प्रवाल कीट को क्या कहते हैं? प्रवाल कीट को ही कहते हैं कोरल पॉलिप, ये इसका इंग्लिश नाम है। साथ में ये जो प्रवाल कीट होता है यह एक प्रकार का जंतु प्लवक है। क्या है? जंतु प्लवक है। और यह रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और यह सिलेंट्रेटा संघ का है। किस संघ का है? सिलेंट्रेटा संघ का है। अगर इसके हम आकार की बात करें तो यह सिलेंडर नुमा आकार होता है। आकार काफी छोटा होता है, बनाने में आपको बड़ा यह नजर आ सकता है। यह एक सिलेंडर नुमा एक संरचना है। ध्यान रखिएगा कैसी संरचना है? सिलेंडर नुमा संरचना है। इसका जो कवच है, ये कवच है इसका, ये जो कवच है यह चूना पत्थर से निर्मित है। किससे बना होता है? यह चूना पत्थर से निर्मित होता है। किसका? प्रवाल कीट का। और चूंकि यह चूना पत्थर से निर्मित है, इसलिए अगर इसका कलर आपसे कभी पूछा जाए कि वास्तविक कलर क्या होता है, तो यह होता है धूसर कलर। कैसा होता है? धूसर रंग होता है। धूसर रंग का तात्पर्य जिस कलर की मिट्टी होती है लगभग उसी टाइप का आपको ये कलर नजर आता है। जबकि वास्तव में इसका कलर हम क्या कहते हैं? यह है रंगहीन। आपको स्पष्ट रखना है कि प्रवाल कीट एक जंतु प्लवक है और रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। यह सिलेंडर नुमा होता है जिसकी कवच चूना पत्थर से निर्मित होती है। साथ में एक और प्राणी होता है, इसका नाम है जुओजेंथली। ये जो जुओजेंथली है यह एक प्रकार का पादप प्लवक है, वनस्पति है। और यह रंगीन होती है। कैसी होती है? रंगीन होती है। चूंकि यहाँ पर स्थिति ऐसी होती है कि यह जो प्रवाल कीट है और यहाँ पर एक जुओजेंथली है। क्या है? जुओजेंथली जो शैवाल है। जुओजेंथली क्या है? एक प्रकार से शैवाल है। जुओजेंथली यह शैवाल है, लेकिन कैसा शैवाल है? कलरफुल है। और ये दोनों जो हैं जुओजेंथली और प्रवाल कीट, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, प्रवाल कीट और जुओजेंथली यह आपस में जिस संबंध में जीवन बिताते हैं उस संबंध का नाम होता है सहजीवी के रूप में। किस रूप में ये रहते हैं? तो सहजीवी के रूप में विद्यमान होते हैं। सहजीवी को ही इंग्लिश में कहते हैं इंडो सिम्बायोटिक। क्या कहते हैं? यह इंडो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। इसका तात्पर्य है कि दोनों यहाँ पर लाभ की स्थिति में हैं और दोनों का जीवन एक दूसरे के बगैर अधूरा है। इसका तात्पर्य है कि जुओजेंथली इस प्रवाल कीट को कुछ देता है तो इसके बदले में प्रवाल कीट इस जुओजेंथली को कुछ देता है। अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बगैर दोनों का जीवन अधूरा है। और इसी जुओजेंथली की उपस्थिति के कारण यह जो प्रवाल कीट है यह रंगीन हो जाता है। वास्तव में प्रवाल कीट तो कलरलेस है और जुओजेंथली रंगीन है, लेकिन चूंकि दोनों एक साथ रहते हैं तो इसी जुओजेंथली की उपस्थिति के कारण यह जो प्रवाल कीट है यह कलरफुल हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप इसका जो रंग दिखता है इस प्रवाल कीट का, यह रंग हो जाता है भूरे हरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरे हरे रंग का हो जाता है। किसके परिणाम स्वरूप? जुओजेंथली की उपस्थिति के कारण यह किस रंग का हो जाता है? भूरे हरे रंग का होता है।
तो यहां पर दोनों एक दूसरे को देते क्या हैं, तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा। जुओजेंथली चूंकि एक प्रकार का शैवाल है, शैवाल कहें या एक प्रकार से हम कह सकते हैं या उत्पादक वर्ग है। कैसा वर्ग है? उत्पादक वर्ग है। इसलिए यह एनर्जी जनरेट करता है और यह भोजन बना करके ऊर्जा देता है। किसको? ऊर्जा देता है इस प्रवाल कीट। आपको ध्यान रखना है, ये जो जुओजेंथली है यह प्रवाल कीट को एनर्जी देता है। और प्रवाल कीट क्या करता है? इस जुओजेंथली को कई तथ्य यहाँ आए, कई प्रकार के मटेरियल प्रदान करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, इसको एक प्रकार का सुरक्षा कवच देता है। क्या देता है? सुरक्षा कवच देता है, अर्थात जुओजेंथली को रहने के लिए स्थान देता है। दूसरा, पोषक तत्व के रूप में चूना यहां पर देता है। क्या देता है? चूना देता है, क्योंकि प्रवाल कीट में क्या है? चूना पत्थर है। तो यह जुओजेंथली जो है, जुओजेंथली तो प्रवाल कीट को ऊर्जा देता है, लेकिन प्रवाल कीट क्या करता है? उसके बदले में इसको रहने के लिए स्थान देता है, साथ में पोषक तत्व के रूप में इसको चूना प्रदान करता है। और इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के साथ ही विद्यमान रहते हैं। और अगर साधारण शब्दों में हम कहें तो प्रवाल कीट को ही हम कहते हैं मूंगा पत्थर। क्या कहते हैं? मूंगा पत्थर, जिसको हम लोग अंगूठी के रूप में प्रयोग करते हैं। यह वही मूंगा पत्थर है जो वर्तमान में हम लोग प्रवाल कीट के रूप में समझ रहे हैं। वास्तव में तो यह कलरलेस होता है, लेकिन इस जुओजेंथली की उपस्थिति के कारण यह कलरफुल होता है और दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं। इसलिए इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सहजीवी या इंडो सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि जब कभी यह प्रवाल कीट इस जुओजेंथली से अलग हो जाए, अर्थात जुओजेंथली और प्रवाल कीट जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में क्योंकि एक देखिए, एक तो ये होता है कि प्रवाल कीट का एक निश्चित लाइफ होता है और उस समय के पश्चात प्रवाल कीट स्वयं मर जाएगा। तो जिस भी कारण से यदि प्रवाल कीट मान लेते हैं मरता है, प्रवाल कीट जब भी मरे, जिस भी कारण से मरे, तो इसका जो अस्थिपंजर है, अर्थात जो इसका सुरक्षा कवच है, यह अस्थिपंजर एक दूसरे के ऊपर जमा होते हैं और जमा होकर के जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं प्रवाल भित्ति। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। तो ध्यान रखिएगा, प्रवाल कीट के अस्थिपंजरों से निर्मित होने वाली समुद्री स्थलाकृति जो होती है उसी को कहते हैं प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति कब बनती है? कि जब यह प्रवाल कीट, चाहे नेचुरल डेथ हो इसकी, चाहे किसी अन्य कारण से इसकी मृत्यु हो, मृत्यु होने के पश्चात जो इसके अस्थिपंजर बचते हैं, ये अस्थिपंजर एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से निर्मित होते हैं कि एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं और उसी को हम लोग कहते हैं प्रवाल भित्ति अर्थात कोरल रीफ। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो प्रवाल के विकास के लिए कुछ दशाएं होती हैं जो आवश्यक होती हैं, क्योंकि प्रवाल कीट इस जुओजेंथली के साथ एक निश्चित टर्म और कंडीशन के दायरे में ही रहता है। यदि इसमें से किसी भी स्थिति, कोई भी स्थिति यदि विपरीत होती है तो यह प्रवाल कीट और जुओजेंथली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, या हम यूँ कहें कि दोनों अपना अपना मतलब दोनों की डेथ हो सकती है। यहाँ पर सबसे आवश्यक क्या होता है कि जुओजेंथली और प्रवाल कीट आपस में तब रहते हैं जब उस पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये बात तो ठीक है। साथ में यहाँ का जो जल है, उस जल की जो सैलिनिटी है, अर्थात जो लवणता है या खारापन है, यह 27 से 30 ग्राम प्रति हजार हो। ये सिंबल आप याद रखिएगा, यह ग्राम प्रति हजार का है। जैसे आप परसेंटेज पढ़ते हैं तो परसेंटेज में एक पॉइंट ऊपर होता, एक पॉइंट नीचे, तो यह प्रति 100 होता। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट ऊपर है, 2 पॉइंट नीचे, ये होता है प्रति हजार। तो जल का जो खारापन हो जहाँ पर यह विकसित होते हैं वह 27 से लेकर के 30 के मध्य होना चाहिए प्रति हजार। और इसके विकास के लिए एक अंतः समुद्री चबूतरा होना चाहिए जिस चबूतरे के ऊपर इनका विकास होता है। और इस चबूतरे की जो गहराई होती है यह 30 से 35 फैदम होती है, अर्थात अगर इसी को मीटर में हम कन्वर्ट करें तो 60 से लेकर के 77 मीटर तक गहराई तक ये पाए जाते हैं। सामान्य स्थिति यही है। हाँ, यदि इसके अतिरिक्त कहीं अन्य पाए जाते हैं, किसी अन्य जगह पर पाए जाते हैं, तो उसके पीछे कई कारण हैं जिसकी चर्चा हम लोग
बहुत डिटेल में ओशनोग्राफी में करेंगे, लेकिन फिर भी साथ में इसको चाहिए स्वच्छ जल की आपूर्ति होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है, स्वच्छ जल आपूर्ति होनी चाहिए, अर्थात अवसाद की मात्रा कम हो। क्या? अवसाद कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अवसाद करता क्या है, ये जो जूओजेंथर प्रवाल कीट है, इस प्रवाल कीट के मुख को बंद कर देता है। और जब प्रवाल कीट के मुख पर अवसाद आके जमा हो जाते हैं, तो यह प्रवाल कीट जो जूओजेंथली के साथ एक इंडोसिम्बायोटिक रिलेशन के रूप में रहता है, यह प्रक्रियाएं बाधित हो जाएंगी, बंद हो जाती हैं। तो इसलिए इसको स्वच्छ जल की आपूर्ति होनी चाहिए। टेम्परेचर भी 20-22 से ना तो ज़्यादा ना तो कम, क्योंकि जितने भी मरीन इकोसिस्टम होते हैं या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यह काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि सागर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है, लगभग स्थिर होता है, और खारापन भी लगभग स्थिर होता है। लेकिन यदि किसी कारण से मान लेते हैं टेम्परेचर बढ़ जाए, तो स्वाभाविक तौर पर यह जीवोजंतली और प्रवाल कीट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यदि खारापन भी वहाँ का यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए या कम हो जाए, तो भी यह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब मान लेते हैं किसी कारण से ये जो अंतः समुद्री चबूतरा है, यदि इसकी गहराई मान लेते हैं बढ़ जाए, तो भी यह प्रवाल कीट और जीवोजंतली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और यदि वहाँ पर अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तो भी यह प्रवाल कीट और जीवोजंतली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं या इनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इस बात को हमको ध्यानपूर्वक समझना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे थोड़ा सा, इसका महत्व क्या है, आखिर में इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ना है हमको प्रवाल कीट या प्रवाल भित्ति। इसके पीछे जो प्रमुख कारण ये है कि इसका पारिस्थितिकीय महत्व होता है। कैसा महत्व होता है? पारिस्थितिकीय महत्व होता है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का की स्टोन स्पीसीज है। कैसा है? की स्टोन स्पीसीज है। इसका तात्पर्य है कि यह अन्य स्पीसीज के लिए रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, अन्य जो स्पीसीज होता है उसके रहने के लिए यह स्थान प्रदान करता है। साथ में इसका आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि इसमें चूना पत्थर है। चूना पत्थर से सीमेंट के लिए लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। कीमती पत्थर की यहाँ से प्राप्ति होती है। यह अत्यधिक कलरफुल होते हैं, इसलिए अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं। इसलिए यहाँ पर पर्यटन की बहुत सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं, जो देखने के लिए लोग जाते हैं। यहाँ पर मत्स्यन का बहुत अच्छा केंद्र होता है, और साथ में स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। क्यों? क्योंकि आप समझिए, अगर मान लेते हैं प्रवाल कीट है, और प्रवाल कीट की जो संरचना है यह काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, और यहाँ पर कई प्रकार की संरचनाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित, जैसे भी आप समझें, क्योंकि आप पहले ही पेज पे देखे हैं ये जो सिंबल लगा है ये सब प्रवाल कीट हैं और प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो बीच बीच में जो ये सब स्पेस यहाँ पर छूटे हैं, ये सब जो स्पेस हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। क्या हैं? वनस्पतियाँ हैं, और वनस्पतियों से एनर्जी मिलती है, इसलिए बहुत प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर आते हैं अपने भोजन के लिए। खास करके मछलियाँ आती हैं, और छोटी मछलियों का यहाँ पर बहुत ज़्यादा भंडार होता है। कारण क्या होता है? बड़ी मछलियों से बचने के लिए उनके पास इससे अच्छा स्थान नहीं मिलता। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, तो छोटी मछलियाँ अपना जीवन बचाने के लिए और भोजन की सुविधा के लिए इस स्थान पर आती हैं, और यहाँ की मछलियाँ भी काफ़ी कलरफुल होती हैं। तो इसलिए यह जो क्षेत्र होता है, यह एक प्रकार से पर्यटन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। यहाँ पर मत्स्यन का काफ़ी अच्छा केंद्र होता है, क्योंकि यह जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं यह चूना पत्थर से निर्मित है, इसलिए सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, और स्थानीय लोगों को रोजगार की सुविधाएं भी प्रदान होती हैं। और देखा जाए तो यह पारिस्थितिकीय तंत्र का एक प्रकार से की स्टोन स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि अन्य स्पीसीज को रहने का यह एक निवास स्थान प्रदान करता है, या हम यूं कहें कि अन्य स्पीसीज इसी के ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए प्रवाल जो कीट है यह एक प्रकार से इन्वायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। और साथ में अगर हम बात करें इसकी जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है, यह भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर जैव विविधता भी काफ़ी व्यापक होती है। तो ये सब इसके प्लस पॉइंट हैं, इसलिए इसका अध्ययन करना हमारे लिए प्रासंगिक हो जाता है। साथ में अगर हम बात करें कोरल का ब्लीच कब होता है, अर्थात कोरल कब मर जाते हैं, तो हमने आपसे स्पष्ट शब्दों में ये बताया है। एक होता है, आप समझिए यहाँ पर थोड़ा बनाने में
को हटाते हैं, दूसरा ले लेते हैं। ये है प्रवाल कीट और इसी के यहां पर दोनों तरफ मुख होता है और इसी के अंदर भरा होता है क्या, जुओजेंथली भरे होते हैं। और ये जो प्रवाल कीट है यह एक निश्चित पैरामीटर में ही रहते हैं। निश्चित पैरामीटर का तात्पर्य है कि जो सी लेवल है, ये अगर हमारा सी लेवल है तो सी लेवल से इसकी गहराई जो होती है यह 30 से 35 फैदम होती है, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं 60 से लेकर के 77 मीटर, एक फैदम बराबर लगभग 6 फीट होता। तो साथ में यहाँ की जो सैलिनिटी है, जल जो है यह 27 से लेकर के 30 ग्राम प्रति हजार होना चाहिए और टेम्परेचर जो होना चाहिए 20 से लेकर के 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए और स्वच्छ जल होना चाहिए। ये सब स्थितियां हैं इसके लिए। यदि किसी कारण से यदि सी लेवल इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है हम लोगों को यदि किसी विपरीत परिस्थिति में जाना पड़ जाए तो हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थ होते हैं कि नहीं होते? स्वाभाविक सी बात है। अगर हमको भोजन ना सही मिले तब भी हम बीमार हो जाते हैं, सोने को ना सही मिले तब भी बीमार हो जाते हैं। यदि किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम जाते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। सेम कंडीशन यहां पर प्रवाल कीट के साथ है। यदि किसी कारण से यह सी लेवल बढ़ जाए तो प्रवाल कीट धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाते हैं। और यदि मान लेते हैं सैलिनिटी किसी कारण से बढ़ रही है तो भी प्रवाल कीट अस्वस्थ हो जाते हैं। टेम्परेचर किसी कारण से बढ़ जाए तो भी प्रवाल कीट अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि स्वच्छ जल के स्थान पर प्रदूषित जल आ जाए तो भी अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सब कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक प्रवाल कीट अस्वस्थ हो जाता है। और जब प्रवाल कीट अस्वस्थ हो जाता है तो यहां पर जो इसका सेंसरी आर्गन होते हैं, जो संवेदी अंग होते हैं, कौन से अंग होते हैं? संवेदी अंग, ये काम करना बंद कर देते हैं। और इसका परिणाम ये होता है या तो यह प्रवाल कीट तभी जुगोजेंथली को अपने अंदर आवश्यकता से अधिक भर लेता। अगर आवश्यकता से अधिक भरेगा, ओवर डाइट से मरेगा। किससे मरेगा? ओवर डाइट से। आवश्यकता से अधिक अगर भोजन करेगा तो भी मर जाएगा। और जब संवेदी अंग इसके काम करना बंद कर देते हैं तो हो सकता है यह सभी जुगोजेंथली को अपने से बाहर कर दे, ऐसा भी कर सकता है। और जब बाहर कर देगा तो कहीं न कहीं ऊर्जा के अभाव में इसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर ऊर्जा का अभाव भी होता है। तो दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। यदि कोई भी यहां पर सर्कमस्टांसेस, जो भी परिस्थितियां एक प्रवाल कीट के विकास के लिए आवश्यक हैं, यदि इसमें से एक भी दशा विपरीत होती है तो प्रवाल कीट अस्वस्थ हो जाता है। और इसका परिणाम होता है कि जितने इसके सेंसरी आर्गन हैं एक काम करना बंद कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रवाल कीट एक प्रकार से अस्वस्थ के पश्चात अस्वस्थ होता है। उसके पश्चात क्या होगा? यह मृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना है मान लेते हैं कहीं पर प्रवाल कीट है और आपको यह पता चल गया कि किस कारण से यह बीमार हो रहा है या अस्वस्थ हो रहा है। यहां पर अस्वस्थ या बीमार का तात्पर्य यहां पर यह है, इस परिस्थिति में होता क्या है, सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो प्रवाल कीट से जो है क्या, प्रवाल कीट से जुओजेंथली अलग हो जाता है। क्या होता है? जो जुओजेंथली है यह अलग हो जाता है। जुओजेंथली जब यहां से निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, यह प्रवाल कीट पुनः कलरलेस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा, अर्थात रंगहीन हो जाएगा। और जब रंगहीन होता है तो इसी को हम कहते हैं कोरल का क्या हो गया? ब्लीच हो गया। क्या हो गया? ब्लीच। आप लोग सुनते होंगे ब्लीच। ब्लीच का तात्पर्य क्या होता है? कलरलेस करना, अर्थात कलर को समाप्त कर देना, उसी को कहते हैं ब्लीचिंग। तो यहां पर प्रवाल कीट क्या होते हैं? ब्लीच कर जाते हैं। यहां पर स्पष्ट शब्दों में रखिएगा कि विपरीत परिस्थिति में, और विपरीत परिस्थिति क्या हो सकती है? टेम्परेचर का बढ़ना, सी लेवल का बढ़ना। और टेम्परेचर का बढ़ना, सी लेवल का बढ़ना, जो मुख्य कारण है यह है ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात भूमंडलीय ऊष्मन। तो भूमंडलीय ऊष्मन के परिणाम स्वरूप ये सारी समस्याएं बहुत व्यापक स्तर पर वर्तमान में देखने को मिलती हैं।
इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि विपरीत परिस्थिति में कोरल ब्लीच अर्थात प्रवाल कीट का क्या होता है, विरंजन होता है, अर्थात प्रवाल कीट क्या हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। तत्पश्चात यदि मान लेते हैं कि आपको पता चल गया कि यहाँ पर यह कंडीशन विपरीत हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रवाल अस्वस्थ हो रहा है और प्रवाल में ब्लीचिंग की समस्या देखने को मिल रही है, तो यदि आप वहां पर संरक्षण का कार्य करें, कौन सा कार्य करें, संरक्षण का कार्य करें, तो प्रवाल स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने संरक्षण नहीं किया तो प्रवाल मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसका तात्पर्य कोरल ब्लीचिंग का तात्पर्य प्रवाल का मरना नहीं होता है। कोरल, बहुत से बच्चे यही समझते होंगे कि कोरल ब्लीच का तात्पर्य प्रवाल का मर जाना, नहीं। कोरल ब्लीच का तात्पर्य है कि प्रवाल अस्वस्थ हो चुका है और अब इसके अंदर जो जुगोजेंथली है यह इससे सेपरेट हो रहा है। लेकिन यदि आप इसका समय रहते संरक्षण सुनिश्चित कर दें तो पुनः यह स्वस्थ हो जाएगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो यह स्पष्ट ध्यान रखिएगा कि कोरल की मृत्यु हो जाएगी और फिर इसके परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं, प्रवाल भित्तियां बनती हैं। तो कहीं से भी यह समस्या तो नहीं लग रही, क्योंकि मर गए तो प्रवाल भित्ति तो बनी। लेकिन आप समझिए, क्योंकि एक प्रकृति का नियम होता है जिनमें जीवन और मृत्यु एक निश्चित समयांतराल पर होनी चाहिए। यदि जीवन की संख्या यानी जन्म की दर कम हो और मृत्यु की दर बढ़ जाए, एक समय के पश्चात वह पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए यह एक पर्यावरणीय समस्या है। असामयिक किसी की भी मृत्यु हो तो पर्यावरणीय समस्या को जन्म ही देता है। लेकिन फिर भी आपको समझना है कि प्रवाल कीट के अस्थिपंजरों से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है, जो एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है, प्राकृतिक घटना है। लेकिन मानव इसे प्रभावित कर रहा है लगातार अपने आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। क्या करता है, तो यहां पर सीमेंट इंडस्ट्री में प्रयोग करने के लिए इस प्रवाल भित्तियों को तोड़ तोड़ के ले जाता है, क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में चूना पत्थर होता है। फिर मत्स्यन के लिए भी लोग यहां पर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं और स्थानीय लोग भी यहां पर इंटरफेयर करते हैं, जिससे प्रवाल भित्तियों पर लगातार संकट बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का तो संकट इसके ऊपर काफी व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। साथ में यहां पर कुछ बातें और हैं जो हमको समझनी है कि प्रवाल भित्ति के प्रकार कितने होते हैं। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक होता है तटीय प्रवाल भित्ति, एक होती है अवरोधिका और एक होती है एटॉल। इसका क्या संदर्भ है ये भी हमको समझना है। इसका संदर्भ ये होता है कि मान लेते हैं कोई यहां पर जलराशि है और इस जलराशि में तट के जब समीप बनती है, यहां पर मान लेते हैं कोई प्रवाल भित्ति बनी यहां तट के समीप, जिसको कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। लेकिन यही तटीय प्रवाल भित्ति जब अंदर अंदर काफी दूर जाकर के इस प्रकार से निकल जाए, इसको कहते हैं अवरोधिका। क्या कहते हैं, अवरोधिका। इसका तात्पर्य है कि इधर से कोई जलयान जब आएगा तो इस जलयान के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न कर देती है, इसलिए इसका नाम होता है अवरोधिका प्रवाल भित्ति। और यही प्रवाल भित्ति मान लेते हैं कोई एक द्वीप है और इस द्वीप के चारों तरफ जल भरा हुआ है, चारों तरफ जल भरा हुआ है, तो सबसे पहले तो यहां पर तटीय बनती है प्रवाल भित्ति, फिर दूर अवरोधिका बनती है। और ऐसे मान लेते हैं इस पूरे द्वीप के चारों तरफ अगर प्रवाल भित्तियां बन गई चारों तरफ, उसी को हम कहते हैं एटॉल। क्या कहते हैं, एटॉल। एटॉल प्रवाल भित्ति एक प्रकार से प्रवाल भित्ति का यह चरण होता है। सबसे पहला चरण क्या होता है, बनती है तटीय। तट के पश्चात यह तट से दूर जाकर के जल में बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करती है, जो बनती है अवरोधिका। और फिर कालांतर में यही अवरोधिका प्रवाल भित्ति जब किसी द्वीप के चारों तरफ निर्मित हो जाती हैं तो उससे बनता है यहां पर एटॉल। क्या बनता है, एटॉल। आप समझ सकते हैं इस एटॉल रूपी प्रवाल भित्ति और इस द्वीप के मध्य में जो कोई जल होता है, जल भी यहां पर विद्यमान होगा। इसी जल को हम कहते हैं लैगून। क्या कहते हैं, लैगून। लैगून रूपी झील होता है। ठीक है, यहां पर जो तथ्य आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की यहां पर 3 प्रवाल भित्तियां हो गई, तटीय, अवरोधिका और एटॉल। ऑस्ट्रेलिया की जो महान अवरोधिका प्रवाल भित्ति है पर स्टारफिश का काफी ज्यादा संकट है। क्यों, क्योंकि जो स्टारफिश है यह यहाँ की एक प्रकार से इंडेमिक स्पीसीज नहीं है, स्थानीय प्रजाति नहीं है। स्टारफिश जो है यह एक प्रकार की विदेशज है। कैसी है, विदेशज है।
अर्थात यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाई जाने वाली एक स्पीसीज है, मछली है। और जब वहां से यह पैलिस वाटर के द्वारा अर्थात जलयान के द्वारा, क्योंकि जलयान से माल जाता है, मान लेते हैं यहां पर ऑस्ट्रेलिया है इस तरफ, और इस तरफ आप जाएंगे, इधर आपको मिल जाएगा अमेरिका का पार्ट है। तो यहां पर है प्रशांत है, तो कार्गो शिप इधर से इधर जाता है सामान लेके, और जब कार्गो शिप वापस आता है तो कार्गो शिप खाली वापस नहीं आता है, यह अपने अंदर भर लेता है जल। तो यहाँ का जल जब भर के यह लेके आता है, तो जल चूंकि अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत छोटे अमाउंट में भरना है, बहुत बड़े अमाउंट में जल को यहाँ पर डालना है जहाज में। ऐसे में जब फाटक खोल के जल को डाला जाता है तो बहुत सारी मछलियां यहाँ की इस जल के द्वारा आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया के तट पर। और इसमें बहुत प्रमुखता से कौन सी मछलियां हैं? स्टारफिश हैं। यह स्टारफिश एक प्रकार से विदेशज प्रजाति है, और यह ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति को काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त की हैं। इसलिए आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ समय पूर्व ऑस्ट्रेलिया में एक प्रकार से आपात जैसी स्थिति भी घोषित की गई थी कि इन मछलियों को मारना आवश्यक है, और बहुत सी मछलियों को मारने का भी कार्य किया गया है, नहीं तो यह अवरोधिका जो प्रवाल भित्ति थी यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाती। साथ में अगर हम बात करें कि जो प्रवाल भित्तियां होती हैं, यह कर्क और मकर रेखा के सहारे महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर नहीं पाए। इसके पीछे कारण क्या है अब आप समझिए, इसकी चर्चा हम लोग वैसे ओशनोग्राफी में करेंगे, क्योंकि आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भाग पर जो होती है यह चलती है गर्म जलधारा। कैसी जलधारा चलती है? गर्म जलधारा। लेकिन पश्चिमी तट पर, इस तट पर चलेगी ठंडी जलधारा। अगर यह दक्षिण अमेरिका है तो दक्षिण अमेरिका के इस तट पर जो जलधारा चलती है इसका नाम पेरू या हम्बोल्ट है, जबकि इस तट पर चलने वाली जो जलधारा इसका नाम ब्राजील की जलधारा है। उसी प्रकार अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलने वाली जो जलधारा है ये गर्म है, और इस तट पर चलने वाली जलधारा कैसी है? ठंडी है। तो किसी भी महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा होती है और पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा होती है, जबकि प्रवाल भित्ति या प्रवाल कीट के विकास के लिए टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो 20-22 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है यह महाद्वीप के पूर्वी भाग पे पाया जाता है, ना कि पश्चिमी भाग पर। पश्चिमी भाग पर क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि यहां पर चलती है ठंडी जलधारा। इसलिए जो प्रवाल भित्तियां या प्रवाल कीट होते हैं यह सामान्यतया कर्क एवं मकर रेखा के सहारे महाद्वीप के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी तट पर नहीं पाए जाते, क्योंकि यहां पर ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है। यदि इसके अतिरिक्त अन्य जगह पर पाए जाते हैं, मान लेते हैं कहीं पर प्रवाल भित्ति पाई जा रही है जहां का टेम्परेचर काफी कम है, जैसे ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती है, तो इसका तात्पर्य है कि जो सिद्धांत बताया गया था उस सिद्धांत का उल्लंघन हो गया। बहुत सी ऐसी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं जिसकी गहराई 1500 मीटर है, जबकि आपने देखा कि गहराई मात्र होनी चाहिए 77 मीटर मैक्सिमम। तो यदि जो टर्म और कंडीशन बताई गई है एक प्रवाल भित्ति के विकास के लिए, यदि उसके अतिरिक्त कहीं अन्य जगह पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, तो इसका तात्पर्य है उस प्रवाल भित्ति का विकास यहां पर लिखा गया, तो उसके लिए ग्लोबल कूलिंग, वार्मिंग एंड महाद्वीपीय विस्थापन उत्तरदायी होते हैं। और ज्यादातर जो उत्तरदायी कारण होता है वह होता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्योंकि मान लेते हैं प्रवाल भित्ति आज कहीं पर बनी और कालांतर में वह भाग टूट करके वहां से कहीं दूर चला गया, या सबडक्ट कर गया, या ऊपर आ गया, या पोलर क्षेत्र में चला गया, तो प्रवाल भित्तियां तो एक अस्थायी संरचना होती है और वर्तमान में काफी गहराई में चली गई। तो उन्हीं सब व्याख्याओं को स्पष्ट करने के लिए कि जब यह अपने मूल स्थान के अतिरिक्त कहीं और पर पाई जा रही हैं जहां की स्थितियां उसके अनुकूल नहीं हैं, तो उसकी व्याख्या करने के लिए यहां पर कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। जैसे डार्विन दाना का है अवतलन सिद्धांत, मरे का है यहां पर स्थिर स्थल का सिद्धांत, टैली का है हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत, तथा डेविस महोदय का है जो डार्विन सिद्धांत का संशोधित एवं वैज्ञानिक रूप है। लेकिन इन सब की चर्चाएं यहां पर तो हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम ओशनोग्राफी के अंतर्गत करेंगे।
साथ में यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखनी है कि कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जो प्रवाल भित्ति के संदर्भ में हमको जानना चाहिए। जैसे कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई इकोसिस्टम होता है, हमने पहले ही कहा। साथ में 0.1% वर्ल्ड का ओशन एरिया पर कोरल रीफ फैली है, अर्थात टोटल जितना भी ओशन का एरिया है उसके सापेक्ष 0.1% एरिया पर ही केवल कोरल रीफ पाई जाती हैं। लेकिन जो टोटल ओशन का स्पीसीज है उसका 25% से अधिक महासागरीय स्पीसीज इसी कोरल रीफ में ही पाई जाती है। एरिया बहुत लिमिटेड, लेकिन स्पीसीज का परसेंटेज काफी ज्यादा। साथ में आपको यह भी हमने बताया कि यह सेलेंट्रेटा संघ का है और प्रवालों में अत्यधिक विविधता पाए जाने के कारण इन्हें महासागरीय वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये डाइवर्सिफाई इकोसिस्टम होता है। प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है सामान्यतया 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के मध्य होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महाद्वीप के पूर्वी तट पर ही पाई जाती हैं, पश्चिमी तट पर ये नहीं पाई जाती हैं। और इनके विकास के लिए यथोचित गहराई पर एक अंतःसागरीय चबूतरा होना चाहिए, इसकी गहराई 30 से 35 फैदम होती है। साथ में सागरी जल के तापमान में वृद्धि होने से प्रवालों के मुख्य भोजन वाले हरे रंग के शैवालों का रंग सफेद हो जाता है, इसे प्रवाल ग्रहण नहीं करते और मरने लगते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, टेम्परेचर जब कम से कम हो या ज़्यादा हो या गहराई कम ज़्यादा हो जाती है, गहराई मान लेते हैं बढ़ जाती है, तो क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है ये भी बाधित हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश अधिक गहराई तक तो प्रवेश नहीं करेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर जल आपका 30 से 35 फैदम था और गहराई बढ़ गई, तो प्रकाश जो है कितने गहराई तक जाएगा? प्रकाश एक लिमिटेड दायरे तक ही जाता है, उसके पश्चात प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो जूओजेंथली है वो मर जाते हैं। और यदि अवसाद की मात्रा बढ़ती है तो भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित होती है। तो बहुत सारे रीजन हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रवाल कीट क्या होते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रवाल विरंजन की संज्ञा देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सर्वाधिक प्रवाल विरंजन से प्रभावित जो है यह हिंद महासागर है, और विशेष तौर पर जो एल नीनो की घटना है इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के जो प्रवाल कीट हैं यह लगातार मर रहे हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए विश्व के लगभग 58% प्रवाल संकटग्रस्त की स्थिति में उत्पन्न है या संकटापन्न है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सी लेवल में वृद्धि हो रही है और लगातार अवसादीकरण की समस्या बढ़ रही है। तो इन सब का परिणाम है कि जो प्रवाल कीट हैं यह लगातार संकटापन्न होते जा रहे हैं और लगभग 58% जो प्रवाल हैं इस संकटापन्न की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और सर्वाधिक जो एटॉल हैं यह एंटलीज सागर में पाए जाते हैं। कहाँ पर? एंटलीज सागर में। और एंटलीज आपका कहाँ पर है? आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण में जो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी के मध्य में जो आपको पाया जाता है। एक प्रकार से अगर देखें यहाँ पर अगर मैक्सिको की खाड़ी है तो यहाँ पर आपको मिलता है एंटलीज द्वीप समूह, और यहाँ पर है कैरेबियन सी, और इधर मिलता है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सी के मध्य में ही आपको मिलती है एंटलीज द्वीप समूह, जिसकी बहुत व्यापक चर्चा हम लोग मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत कर चुके हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। तो सर्वाधिक जो यहाँ पर एटॉल हैं यह एंटलीज सागर में पाए जाते हैं, जो कैरेबियन और अटलांटिक महासागर के मध्य में विद्यमान है। साथ में अगर बात करें फाइटोप्लैंक्टन के विषय में भी हमको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यह भी एक प्रकार से अगर बात करें तो करंट अफेयर्स के टॉपिक में डिस्कस था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। जैसे फाइटोप्लैंक्टन जो है यह प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया द्वारा आहार का निर्माण करते हैं, तथा फाइटोप्लैंक्टन मतलब समझ रहे हैं ना, प्रवाल होता है, प्रवाल नहीं बल्कि शैवाल होता है, और प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये पोषण स्तर में सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि जहां पर उत्पादक होता है या तो सबसे पहला पोषण स्तर होता है ना, तो जब प्राथमिक पोषण स्तर है तो सबसे निचले स्तर पर है, और इनमें अत्यधिक प्रजनन सामर्थ्य होता है। अत्यधिक प्रजनन का तात्पर्य है मछली खा के खत्म करती है, तुरंत फिर शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। शैवाल का प्रोडक्शन काफी फास्ट होता है और इनका भक्षण
जंतु प्लैंकटन द्वारा किया जाता है। जंतु मतलब मछलियों के द्वारा इनका भक्षण कर लिया जाता है। और ये फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि कोई वनस्पति हो ऑक्सीजन बनाती है। साथ में यह प्रकाशित भाग में ही रहते हैं। प्रकाशित भाग का तात्पर्य है कि जल के ऐसे भाग में रहते हैं जहां तक प्रकाश पहुंचता है, क्योंकि तभी तो यहां पर फोटोसिंथेसिस होगा। फाइटोप्लैंकटन समुदाय में शैवाल आता है, फ्लैगलेट्स आता है और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। फ्लैगलेट्स सूक्ष्म शैवाल समूह का महत्वपूर्ण पादप है। साथ में गोयालाक्स तथा जिम्नोडियम वंश के फ्लैगलेट्स में प्रजनन विस्फोट होता है, जिससे लाल ज्वार का खतरा देखने को मिलता है। और यह ध्यान रखिएगा, यह फाइटोप्लैंकटन इसलिए चर्चा में भी था कि इसी फाइटोप्लैंकटन का एक स्पीसीज है जिसका नाम है फ्लैगलेट्स। और यह फ्लैगलेट्स जो है यह जिम्नोडिया वंश का है। और इसी में जो प्रजनन है यह विस्फोटक स्तर पर होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। और इसका जो कलर है उसी कलर के आधार पर इसे कहा जाता है रेड टाइट या लाल ज्वर का नाम दिया गया है। साथ में इसी प्रकार का अगर बात करें हम कि प्रवाल से संबंधित एक डिसीज है जिसका नाम है येलो बैंड डिसीज। येलो बैंड डिसीज कोई नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन फिर हाल फिलहाल में यह चर्चा में थी, इसलिए इसके विषय में डिस्कस किया जाए। थाईलैंड में जो है तेजी से फैलने वाली यह बीमारी है जिसे आमतौर पर येलो बैंड डिसीज कहते हैं। समुद्र तल के विशाल हिस्सों में प्रवाल को नष्ट कर रही है और जलवायु परिवर्तन, ओवरफिशिंग, प्रदूषण और पानी का बढ़ता तापमान चट्टानों को येलो बैंड डिसीज के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती। साथ में प्रवाल पर पड़ने वाला प्रभाव जो होता है, प्रवाल को नष्ट करने से पहले येलो बैंड डिसीज इसे जिस रंग में बदल देता है उसी के नाम पर इसे नामित किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है येलो बैंड डिसीज के संबंध में कि ये क्या है। तो यह प्रवाल कीट को क्या करता है, एक प्रकार से डैमेज करता है और प्रवाल भित्तियों को जो उसका रंग है उस रंग को बदल देता है, उसको येलो रंग में अर्थात पीले कलर में पहुंचा देता है। यहाँ पर जो येलो बैंड रोग है यह पर्यावरणीय तनावों के संयोजन के कारण होता है। येलो बैंड डिसीज किस कारण से होता है, पर्यावरणीय तनाव के संयोजन के कारण होता है। पर्यावरणीय तनाव का तात्पर्य, अब आप सोचो जिस भी क्लाइमेट में कोई प्रवाल कीट रहता है, यदि उस क्लाइमेट का आप लगातार टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेंशन वैसे हो जाएगी। मान लेते हैं वहाँ पर अवसाद बढ़ा रहे हैं तो भी टेंशन हो जाएगी, जल स्तर बढ़ रहा है तो भी टेंशन हो जाएगी। तो आप सोचो एक ह्यूमन बीइंग के कारण भी हम लोगों को जब टेंशन होता है विपरीत परिस्थिति में, तो यदि कोई विपरीत परिस्थिति होती है तो उस विपरीत परिस्थिति में प्रवाल कीट भी तनाव में आते हैं और उस तनाव के परिणाम स्वरूप यह येलो बैंड जो रोग है या उसमें व्याप्त हो जाता है। यही तो बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रवाल क्या होते हैं, लगातार विरंजन को प्राप्त होने लगते हैं, अर्थात उसका ब्लीचिंग होने लगता है। तो यहाँ पर पानी के तापमान, प्रदूषण, अवसादन में वृद्धि के साथ साथ अधिक विस्तार के लिए अन्य जीवों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है। इन सभी कारणों से ये प्रवाल कीट क्या होते हैं, तनाव में पहुंच जाते हैं। तनाव में पहुंचते हैं तो इनको एक बीमारी हो जाती है और उसी बीमारी का नाम क्या है, येलो बैंड डिसीज। और येलो बैंड जो डिसीज है एक जीवाणु जनित रोग है। यह प्रवालों के सहजीवी संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि इनके मध्य जो इंडोसिम्बायोटिक रिलेशन है वह बैडली इम्पैक्ट होता है, अर्थात दोनों का संबंध बिगड़ जाता है और जुओजेंथली प्रवाल कीट से सेपरेट होने लगता है। इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यह रोग प्रवालों को पूरी तरह से नष्ट करने से पहले उनका रंग पीला कर देती है और इसी को हम लोग ब्लीच कहते हैं, यानी रंगहीन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शोधकर्ताओं के अनुसार अत्यधिक मत्स्यन, समुद्र के जल के तापमान में वृद्धि, प्रदूषण आदि प्रवालों को इस रोग के प्रति अधिक सुभेद्य बनाता है। अर्थात ये सब कारण हैं जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रवाल भित्तियां तनाव में पहुंचती और लगातार इनका क्षरण बढ़ जाता है। ये सब यहाँ पर कारण हैं जो हमको ध्यान में रखना है और इन सभी कारणों से प्रवाल भित्तियां और प्रवाल कीट प्रासंगिक हो जाता है हमारे लिए। इतनी ही चर्चाएं आज की क्लास में थी। शेष चर्चाएं हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।